अच्छा, ये स्टार्ट करते हैं। हमने अभी रिस्क मैनेजमेंट करेंसी का कोई भी नहीं सीखा था, अभी हमने कन्वर्जन सीखा था। आपको याद होगा कि अगर हमारे पास अगर हमने इंपोर्ट करना है 3000 डॉलर और हमारे पास स्पॉट रेट गिवन है सपोज 4 बल्कि 280 से 284 रुपीज पर डॉलर, और हमने इसको अगर कन्वर्ट करना है रुपीज के अंदर, ठीक है। और इसके हमने दो तरीके सीखे हैं, या तो इन दोनों रेट के ऊपर कन्वर्ट कर दो, ये सबसे आसान तरीका है जिसमें आपको सोचना कम से कम पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करना है। वो मल्टीप्लाई डिवाइड तो हमने कन्वर्ट करने के लिए करना ही करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर देना है दोनों रेट के ऊपर। पहले तो ये बताएं मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट होगा या डिवाइड करके कन्वर्ट होगा। मल्टीप्लाई करके ऐसे कन्वर्ट करो कि आपका आंसर ज्यादा आए। वहां पर जो रेट लिखा होगा ना, बिड रेट, ऑफर रेट, मैंने बता दिया है आपको, लेकिन उसको सोचना नहीं है कि कौन सा रेट ले। आपने ये देखना है कि अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो आपकी टोटल पेमेंट ज्यादा हो, और अगर आप पैसे रिसीव कर रहे हो तो टोटल पेमेंट कम हो। बस ये चीज आपने सोचनी है और आपने कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना। मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे कि आपका आंसर ज्यादा है, क्योंकि हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं। इंपोर्ट का मतलब है हमने ये डॉलर खरीद के पेमेंट करना है। तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 3000 मल्टीप्लाइड बाय 284, ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर अगर हम दूसरी बात करें, हम अगर एक्सपोर्ट की बात कर लेते हैं। एक्सपोर्ट के केस में हम कहते हैं कि सपोज दैट 4000 येन की हमने एक्सपोर्ट की है, और हमारे पास जो स्पॉट रेट है वो सपोज दैट 5 से 6 येन पर रुपीज है, ठीक होगी बात। अब एक्सपोर्ट है तो हम फाइंड करेंगे टोटल रिसीट इन रुपीज। हमें रुपीज में टोटल रिसीट्स कितनी हो सकती हैं या होंगी। हाँ जी, रेट है 5 से 6 येन पर रुपीज। अब एक्सपोर्ट के केस में हमने अपनी करेंसी बेचनी है, कम वैल्यू हमें मिलनी चाहिए बेचने पे। अब हमने डिवाइड करना या मल्टीप्लाई करना, ऐसे डिवाइड करें कि आंसर कम है, ऐसे डिवाइड करें क्या कर टोटल रिसीट कम है, तो क्या करेंगे 5 पे डिवाइड करें या 6 पे, 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। एक तो ये डायरेक्ट तरीका है, ये चीज तो आपने यहां पर लिखनी है जो बाकी मैंने आपको बताई थी। ये तो आपको पता चल गया ना कि डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना, कर दिया करो। 4000 को 5 पे डिवाइड कर दो और 4000 को 6 पे डिवाइड कर दो। अब अगर आपकी पेमेंट है तो ज्यादा वाला आंसर आपका आंसर है, और अगर आपकी रिसीट है तो कम वाला आपका आंसर, ठीक होगी बात। चलिए जी, आज फिर इसकी ना हेज करने के तरीके पढ़ते हैं। पहले हमने कन्वर्ट करने का तरीका सीखा है कि फॉरेन करेंसी में आपने ये कन्वर्ट करने का तरीका तो आपने इसमें भी सीखा होगा, IAS 21 के अंदर भी सीखा होगा। वही तरीका है, बस उसमें भी आपने जो भी अल्टीमेटली करोगे काम यही कर रहे होते हैं। लेकिन वहां पर क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने ट्रांसलेशन गेन या लॉस लेना होता है, यहां पर ऐसा नहीं है। तो इसको जब हम इस रिस्क को हेज करेंगे, फाइनेंशियल रिस्क को हेज करने का नाम क्या होता है, एक्सपोजर। फाइनेंशियल रिस्क को कहते हैं एक्सपोजर। एक्सपोजर रिलेटेड टू फॉरेक्स या फॉरेन करेंसी। सबसे पहला
हम फॉरवर्ड पढ़ लेते हैं क्योंकि ये आसान होता है। दूसरे नंबर पर हम पढ़ लेते हैं मनी मार्केट हेज। तीसरे नंबर पर हम पढ़ लेते हैं फ्यूचर, और चौथे नंबर पर पढ़ लेते हैं हम ऑप्शन। हम इस तरह से पढ़ना है। कोशिश करते हैं कि आज ये दो पढ़ लें और कल ये दो पढ़ लें। लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है कि आप क्लासेस हम आज ये फ्राइडे की और सैटरडे की लंबी क्लास नहीं ले सकते, वो पीपी की वजह से, तो शायद ये हमारा फिर एक दिन ज्यादा लग जाए। तो वैसे तो ये दो हम मेथड पढ़ सकते हैं, और रहता भी हमारा इस पूरे चैप्टर में अब यही है। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि इसके जो क्वेश्चन है वो मैं बना रहा हूँ सारे चैप्टर के, और उसमें पास पेपर के ऐड करके, और कुछ क्वेश्चन और हैं तो बस वही कर लेना। थ्योरी आप थोड़ी सी पढ़ लेना अब बुक से ही, बाकी क्वेश्चन उसके बाहर करने की भी जरूरत नहीं। तो फॉरवर्ड के केस में हम सबसे पहले देखते हैं कि सपोज दैट कंपनी ए expected to export worth $3,000 after 3 months। हाँ जी, कंपनी ए ने, उसको लगता है कि उसने एक्सपोर्ट करनी है $3,000 की 3 महीने बाद। अब उसे क्या रिस्क होगा कि डॉलर का रेट कम ना हो जाए या ज्यादा ना हो जाए? कम ना हो जाए। अगर ज्यादा होगा तो फायदा है। रिस्क क्या है कि कहीं डॉलर का रेट कम ना हो जाए, और इस रिस्क को वो हेज करना चाहता है, इस एक्सपोजर को वो हेज करना चाहता है। वो हेज करने के लिए वो करंट स्पॉट रेट क्या चल रहा है जी? करंट स्पॉट रेट वो चल रहा है कि सपोज 270 से 272 रुपीज पर डॉलर, और 3 मंथ फॉरवर्ड है सपोज है 273 से 275 रुपीज पर डॉलर। आफ्टर 3 मंथ spot rate is $272 से 276 रुपीज पर डॉलर। हाँ जी, क्वेश्चन चाहे ये कमोडिटी का हो, चाहे रिस्क का हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट का हो, और चाहे ये नहीं एक्सचेंज रेट का हो, फॉरवर्ड एक जैसा ही है। फॉरवर्ड में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक रेट लॉक कर लिया जाता है और उसको कंपेयर कर लिया जाता है मैच्योरिटी डेट को, गेन या लॉस का भी हमें पता चल जाता है। इफेक्टिव रेट तो होता ही वही है। अब रिक्वायरमेंट में क्या आ सकता है? रिक्वायरमेंट में वो आपसे पूछ सकता है, पहला एक्सपेक्टेड पेमेंट्स रिसीट बताएं, एक्सपेक्टेड रिसीट्स आफ्टर 3 मंथ। एक रिक्वायरमेंट पूछ सकता है इफेक्टिव रेट बताएं, फिर वो पूछ सकता है गेन या लॉस ऑन फॉरवर्ड बताएं। इसमें से ही कोई सवाल हमसे पूछेगा, वरना और कोई सवाल नहीं पूछेगा। हाँ जी, सबसे पहले आपने उसने कहा कि जी एक्सपेक्टेड रिसीट्स बताएं। एक्चुअल रिसीट्स नहीं, एक्सपेक्टेड रिसीट्स के जो कितनी हमें मिलेंगी अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो हमने कौन सा लेना है? लॉक रेट 3 मंथ फॉरवर्ड। अगर कुछ और भी फॉरवर्ड होते तो हमने वहां से 3 मंथ फॉरवर्ड ही लेना है। उसने ये रेट दिया हुआ है। सबसे पहले डिसाइड करना है हमने मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, पहला। दूसरा डिसाइड करना है कि हमने पेमेंट करनी है या रिसीट करनी है।
ये दो चीजें आपका सवाल हल करवाएं। हाँ जी, हमें $3000 गिवन, हम अलग से ही लिख लेते हैं कि ताकि सवाल हमारा, हमने एक्सपोर्ट करनी है $3000, ठीक होगी बात। और 3 मंथ फॉरवर्ड रेट है, बाकी को हम छोड़ते हैं क्योंकि हमारा ये मकसद है, बस 3 मंथ फॉरवर्ड है 273 से 275 रुपीज पर डॉलर, ठीक है। अब हमारी यहां से पता चल जाएगा एक्सपेक्टेड रिसीट्स। हाँ जी, कौन सा रेट लेंगे, 273 या 275? 273 रेट देना, या तो अगर आप अलग से लिखना चाहते हो अलग से लिख कर लो, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करना है और हमारा थोड़ा आंसर आना चाहिए। किस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमारा कम आएगा। तो 3000 मल्टीप्लाइड बाय 273, तो ये पैसे हमें मिलेंगे 3 महीने बाद, क्योंकि हमने अपना रेट ही लॉक करवा लिया है। अब रेट जो मर्जी हो, हमें इसी रेट पे पैसे मिलेंगे। कितना आंसर आ गया? 8,19,000। और अगर वो हमसे इफेक्टिव रेट पूछता है तो क्या लिखेंगे? 273 रुपीज पर डॉलर। गेन या लॉस, हमें रेट कितना हमने लॉक करवाया था? 273, मतलब इतने पे हमने अपना डॉलर बेचा। और अगर हम रेट लॉक ना करवाते तो पता 3 महीने बाद रेट क्या चल रहा था? 270, क्योंकि मल्टीप्लाई करना रेट तो यही लेना है। रेट तो दोनों केसेस में या तो लोअर आएगा या हायर आएगा। अब 272 अगर हम ना करवाते लॉक और हमें क्या मिल गया रेट 273, हमें गेन हुआ लॉस? गेन। अच्छा, गेन फाइंड करने के दो तरीके हैं, फॉरवर्ड के रेट से मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड रिसीट्स, और अगर फॉरवर्ड ना होता तो रिसीट, दोनों का डिफरेंस भी हमारा गेन या लॉस होगा। कि अगर हम ना करवाते तो हमारा डॉलर कितने का बिकना था? 272 पे, वैसे कितने का बिका है? 273 पे। तो गेन ऑन फॉरवर्ड। $3000 थे और हर डॉलर पे आपको ₹1 का फायदा हो। ये वही डिवाइड या मल्टीप्लाई, ये वैसे ही करना है। अगर आपने बाकी रेट मल्टीप्लाई किए हैं तो ये भी मल्टीप्लाई होगा, और अगर बाकी डिवाइड किए हैं तो ये भी डिवाइड होगा। तो टोटल आपका ₹3000 का गेन, ठीक होगी बात। फॉरवर्ड का केस यही होता है, फॉरवर्ड में कोई इतनी टेक्निकल बातें नहीं है। एक क्वेश्चन करो, ये नोट कर लिया या अभी कोई कर रहा है? चलो जी, फिर अगला क्वेश्चन लिखो जरा। हमारी इंपोर्ट है £5000 की, और करंट स्पॉट रेट है, और ये होगी आफ्टर 4 मंथ। करंट स्पॉट रेट है हमारा 50 से 52 पर डॉलर। अभी आप यूएसए में बैठे हो, डॉलर आपकी होम करेंसी है, और 4 मंथ फॉरवर्ड है 53 से 56। अच्छा, कभी कभी ना वो हायर रेट पहले और लोअर रेट बाद में दे देते हैं। हमें लोअर हायर को देखने किधर लिखा हुआ है, हमने देखना है मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से हमारा आंसर किस पे ज्यादा आता है और किससे कम आता है। मेन अगर ये चीज आपने जज कर ली तो काम ही खत्म, फिर ये टॉपिक के पीछे कुछ भी नहीं रहता। हाँ जी, आफ्टर 4 मंथ स्पॉट रेट है
55 से 57 रिक्वायरमेंट है, एक्सपेक्टेड पेमेंट बता दें एंड गेन या लॉस बता दें ऑन फॉरवर्ड। करो जरा ये सवाल आपने कहा। हो गया? कितनी पेमेंट्स आ रही है? गेन से लॉस कितना है? गेन 10,000 आ रहा है और एक्सपेक्टेड पेमेंट्स कितनी है? 94। गुड। और उमर 3.4 का लॉस, 3.4 का लॉस है। चलिए अब पता चला कि इसमें गलती क्या हो सकती है। आप देखें, सबसे पहले आपको ना जो आसान तरीका है ना वो यही किया करें कि आप एक्चुअल जो विदाउट फॉरवर्ड और फॉरवर्ड के साथ दोनों करके उसका डिफरेंस ले लिया करें। वो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा और करते हुए भी आसान होगा, गलती के चांसेस भी नहीं है। अब सबसे पहले तो हमने फाइंड किया कि एक्सपेक्टेड पेमेंट्स हमारी आएंगी कितने पाउंड पे करने हैं? 5,000। 5,000 हमने पाउंड पे करने और हमने रेट कौन सा फिक्स करवा लिया था? 53 और 56। अब हमने इसको डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है? डिवाइड करना है। और इस तरह से डिवाइड करें आंसर ज्यादा है तो किस पे डिवाइड करोगे? 53 पे। तो डिवाइडेड बाय 53 और मल्टीप्लाई बाय तो 1 ही होता है। कितना आंसर आ गया? 94.3। ओके होगी बात। अब हम यहां पर लिख लें पेमेंट्स, एक्सपेक्टेड पेमेंट्स इफ नॉट फॉरवर्ड। अगर फॉरवर्ड ना होता तो पेमेंट भला किस पे होनी थी? 55 के हिसाब से। पेमेंट किसके हिसाब से होनी थी? 55 के हिसाब से। तो अगर हम 55 के हिसाब से पेमेंट करेंगे तो कितनी पेमेंट होगी? 5,000 डिवाइडेड बाय 55। कितना आ गया? 90.91। फॉरवर्ड के साथ हमारी पेमेंट थी $94.3 और अगर फॉरवर्ड ना होता तो कितनी पेमेंट होती? अब मुझे बताया आपको गेन हो रहा है लॉस? गेन हो रहा है या लॉस? पेमेंट हम ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि अगर फॉरवर्ड के जरिए तो पेमेंट ज्यादा हो रही है ना, फॉरवर्ड करने की वजह से पेमेंट ज्यादा हो रही है। फॉरवर्ड ना होता तो फिर तो 90 की कर देते ना।
ठीक होगी बात। तो कितने का हुआ? 3.4 डॉलर का, क्योंकि अब हमने इसको होम करेंसी में कन्वर्ट कर लिया। ठीक होगी बात। तो आप एंड रिजल्ट्स को कंपेयर कर लिया करें इस केस में, ताकि आपकी गलती के चांसेस ही ना हो। ठीक होगी बात। नेक्स्ट, किस तरह से? 2 को किस पे डिवाइड कर? 5000 पे? बोला क्या आता? वो तो आपने 5000 को उस रेट पे कन्वर्ट किया है। आपने 5000 को उस रेट पे कन्वर्ट किया है, गेन या लॉस थोड़ी फाइंड किया है, कन्वर्ट ही किया है ना। तो मल्टीप्लाई केस में हो जाता है, इसलिए हमने कर दिया। असल जो क्या था कि आपने फॉरवर्ड और फॉरवर्ड के बगैर, चलें जी, या तो फिर अगर आपने करना भी है ना तो उसको इस तरह से करें ना, उसका रेट तो निकालें। $1 1/55 लेना पहले, उसको डॉलर के हिसाब से लें, तो फिर वो पॉइंट में समथिंग आएगा, तो फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 पॉइंट समथिंग बनेगा। इसलिए ये आसान तरीका है, ये कर लिया करें पेपर में, क्योंकि वहां पर अगर आप उसमें कन्वर्ट करेंगे तो आपका टाइम लग जाएगा और आपको पता भी नहीं सही चलेगा। ठीक होगी बात। चलिए, फॉरवर्ड का तो मेरे ख्याल में इतना ज्यादा टेक्निकल काम नहीं है। टेक्निकल काम है तो मनी मार्केट हेज का, और इसके ज्यादा चांसेस भी होते हैं पेपर में आने के। अच्छा, ये सारी शॉर्ट टर्म हैजिंग है जो हम पढ़ते हैं ना, ये नॉर्मली शॉर्ट टर्म ही हैजिंग होती है, लेकिन मनी मार्केट के साथ स्पेशली उन्होंने लिखा है शॉर्ट टर्म हैज, बाकियों के साथ नहीं लिखा, होती वो भी शॉर्ट टर्म ही हैज है। अभी तक हमने जितने भी सवाल किए, 2 महीने 4 महीने 3 महीने, इतनी एक ही हैजिंग होती है। और मनी मार्केट के साथ उन्होंने स्पेशली लिखा हुआ है मनी मार्केट के साथ हैज, और इसको प्रैक्टिकली भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको समझ लग जाए। मेन क्या है, हमने रिस्क खत्म करना है, कि जो रिस्क किसकी वजह से हो सकता है? करेंसी के रेट में चेंज की वजह से। इसका एक फॉर्मेट है, यानी ये इसके जितने भी सवाल है ना, इसका एक फॉर्मेट है, बस फॉर्मेट याद करना है। मुझे तो ये भी समझ नहीं लगती ये रट्टा है ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जिसको नहीं भी समझ लगती सवाल हो जाता है। अब मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि हम ऐसा करते क्यों हैं, और मुझे पता है कि आपने लगाना रटा ही है, तो फिर वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं एक दफा आपको बताऊंगा कि हम ऐसा करते क्यों। मिसाल के तौर पर हमने एक्सपोर्ट किया, ठीक है, बाद में मैं इसके स्टेप्स लिखवाऊंगा। हमने एक्सपोर्ट करनी है कितनी? $1000 की कर लेते हैं। कब करनी है? आफ्टर 3 मंथ। और करंट स्पॉट रेट है सपोज दैट ₹280 पर डॉलर, ये रेट। मैंने 3 महीने बाद एक्सपोर्ट करनी है, ठीक है, इसके 30, इसमें एक लाइन लिखी हुई थी, वो इसमें लिख दी है, ठीक है, ठीक, नहीं ये तो खत्म कर दो, सिर्फ क्वेश्चन चाहिए। चलो अब हैं तो ठीक है, रहने दो। हाँ जी, आपको डर है कि कल को ये रेट जो 280 है कहीं चेंज ना हो जाए, कम या ज्यादा जो भी हो जाए। तो अगर कोई आपको ये ऑफर करवाए कि ठीक है यार मैं इसी रेट पर ही आपको पैसे दे देता हूँ, टेंशन ही लो कि कल को क्या रेट होना है या क्या रेट। अगर सपोज दैट मुझे $1000 आना है, कब? 3 महीने बाद, और मुझे डर है कि कहीं ये रेट चेंज ना हो जाए। मनी मार्केट ऐसा मेथड है, मैं बैंक के पास जाता हूं, बैंक कहता है कि तू ऐसा कर, मैं आपको
इसी रेट के ऊपर अभी पैसे दे देता हूं, ठीक है। वो जो $1000 आपका आएगा ना, वो फिर मैं ले लूं, तो आप टेंशन ही ना लें। नहीं समझ लगी? बैंक कहता है, या ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कहते हैं, वो कहते हैं कि हम आपको अभी पैसे दे देते हैं, जो 3 महीने बाद $1000 आएगा ना, फिर वो आपका नहीं है, वो हमारा है। वो जो 3 महीने $1000 आएगा, क्या वो हमें $1000 पूरा देंगे आज, या उसकी प्रेजेंट वैल्यू देंगे? बैंक हमें जो $1000 का पैसा देगा 280 रुपए के हिसाब से, वो पूरा $1000 देगा और बैंक को भी वापस $1000 मिल जाएगा 3 महीने बाद? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बैंक क्या करेगा, उस $1000 की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेगा आज, और आज वो पैसे कन्वर्ट करके हमें दे देगा। देगा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होगा। अब वो जो हमारे पास पैसे आ गए, क्या वो आज के पैसे हैं या 3 महीने बाद के पैसे हैं? वो तो 3 महीने बाद ही मिलने थे ना। फिर मैं वही पैसा बैंक को दे देता हूं अपनी होम करेंसी में, कि मुझे इसकी फ्यूचर वैल्यू दे देना 3 महीने बाद। अब वो मेरी होम करेंसी में पैसा कन्वर्ट हो गया। 3 महीने बाद मुझे कितने पैसे मिलेंगे, वो फ्यूचर वैल्यू के ऊपर, जो मेरी उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाएगा और मुझे फ्यूचर में वो पैसे मिल जाएंगे। अब फ्यूचर में अगर करेंसी का रेट चेंज होता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वजह, क्योंकि मैंने आज ही होम करेंसी में कन्वर्ट कर लिया और उसको होम करेंसी में ही इन्वेस्ट कर दिया। अगर करेंसी के रेट में मसला आता है, तो वो किसकी सरदर्द है? अब बैंक की सरदर्द है। तो क्या आज मुझे बैंक $1000 देगा या $1000 की प्रेजेंट वैल्यू देगा? प्रेजेंट वैल्यू देगा। अब होगा क्या, मुझे $1000 की प्रेजेंट वैल्यू बैंक दे देगा, सपोज दैट 950 पर। अब इस 950 की फ्यूचर वैल्यू क्या है? 1000। 3 महीने बाद मेरे $1000 आएगा, वो मैं बैंक को दूं। बैंक ने मुझे कितने दिए? दूसरे लफ्जों में, मैंने बैंक से लोन लिया है $950 का, और वो $950 आज ही लेकर मैंने आज ही करेंसी में कन्वर्ट कर लिया। अब करेंसी का जो मर्जी रेट हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यही तो मैं चाहता हूं कि मेरा रेट ऑफ करेंसी का रिस्क हेज हो जाए। इसमें एक और रिस्क भी क्रिएट हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का, लेकिन वो हमारे सिलेबस में, हमारे सिलेबस में सिर्फ ये है कि आपने करेंसी का रेट को हेज कैसे कर। तो सबसे पहले हमने लोन ले लेना है बैंक से, किस रेट पे, सॉरी, जितना भी हमें एक्सपोर्ट है उसका हमने लोन लेकर उसको अपनी होम करेंसी में आज ही कन्वर्ट करवा देते हैं, और उसको अपने करेंसी के साथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इन्वेस्ट कर देंगे। वो हमारा होम करेंसी में आ जाएगा, और वो जो रेट ऑफ का, जो करेंसी का रेट चेंज होना है, अब उसकी हमारी सरदर्द खत्म हो जाएगी और बैंक की शुरू हो जाएगी। जैसे अब मैंने बता दिया, जो लोग नहीं सुन रहे थे उनकी सरदर्द स्टार्ट हो जाएगी, कि जो थोड़ा मेंटली तौर पर इधर उधर खोए हुए थे, क्योंकि उन्होंने लगाना रटा। तो रटे वाली चीजें भी मैं बताने लगा। जब भी आपका एक्सपोर्ट का केस आएगा, आपको पैसे मिलने हैं या आपने देने हैं? मिलने हैं, तो अभी ले लो। अभी लोने का मतलब है लोन लेंगे या इन्वेस्ट करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे तो पैसे देने हैं, और लोन ले तो पैसे लेने हैं। तो पहला स्टेप मनी मार्केट का, एक्सपोर्ट का केस हो या आपके पैसे आने हो, रिसीट का केस हो फॉरेन करेंसी का, या लोन आपने लेना हो फॉरेन करेंसी के अंदर। तो सबसे पहला स्टेप है फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी एट फॉरेन बोरोइंग रेट। फॉरेन बोरोइंग, और बोरो कर रहे हो तो रेट भी कौन सा इस्तेमाल करोगे? बोरोइंग वाला। फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी एट द रेट ऑफ फॉरेन बोरोइंग रेट। ठीक होगी बात? दूसरा स्टेप, उसको क्या करोगे फिर, जो आपने लोन लिया है, कन्वर्ट इनटू होम करेंसी एट करंट स्पॉट रेट। मैंने कहा था ना, एक दफा करंट स्पॉट रेट की भी बारी आएगी, तो कन्वर्ट कर देंगे होम करेंसी के अंदर
एट द रेट ऑफ करंट स्पॉट रेट। क्या वो पैसे अभी आपको मिल जाएंगे? वो भी मिलने 3 महीने बाद या 4 महीने बाद ही, लेकिन अब वो किस फॉर्म में है आपके पास? होम करेंसी में। और वो बैंक ने आपको अभी नहीं देने, बैंक ने कब देने हैं? उसी दिन जिस दिन उसके डॉलर आने हैं। और वो हमें आज की वैल्यू देगा या आज की फ्यूचर वैल्यू देगा? वो फ्यूचर वैल्यू देगा, लेकिन होम करेंसी की फॉर्म में। तो तीसरे नंबर पर जो कि हम फाइंड करेंगे, जिससे आपका जो हमारा आंसर होगा एक्सपेक्टेड रिसीट्स, एक्सपेक्टेड रिसीट्स, वो किस फॉर्म में देगा? फ्यूचर वैल्यू ऑफ होम करेंसी एट द रेट ऑफ होम लैंडिंग रेट या होम डिपॉजिट रेट। एक बोरविंग रेट होता है, एक लैंडिंग रेट होता है। बोरविंग का मतलब क्या होगा? हम उधार ले रहे हैं। और लैंडिंग का रेट का क्या मतलब होता है? हम पैसे दे रहे हैं। इन 3 स्टेप के अंदर आपका एक्सपेक्टेड रिसीट्स फाइंड हो जाएगी। और अगर गेन या लॉस फाइंड करना है तो क्या करेंगे कि अगर मनी मार्केट हैज ना होता तो कितने पैसे मिलते, उनका जो डिफरेंस होगा। हाँ जी, ये 3 स्टेप भी हैं। इंपोर्ट के केस में भी 3 स्टेप है, एक्सपोर्ट के केस में भी 3 स्टेप है, बस उल्टा काम है। इंपोर्ट के केस में क्या होगा? फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉरेन करेंसी एट द रेट ऑफ फॉरेन लैंडिंग रेट। और आखिर में क्या होगा? होम करेंसी डिपॉजिट रेट। सिर्फ ये चेंज होता है बस। क्वेश्चन करते हैं तब आइडिया होगा, इस तरह से नहीं हो सकता आइडिया। चलिए क्वेश्चन एक लिखें। पहला स्टेप क्या है? मनी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है फॉरेन करेंसी की। दूसरा स्टेप क्या है? उसको होम करेंसी में कन्वर्ट करना है, फिर उसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है। बस रेट लेते वक्त क्या रखना है? लोन लिया है तो बोरोइंग रेट लेंगे, और अगर पैसे दिए हैं तो लेंडिंग रेट लेंगे। सवाल देखें जी, एक्सपोर्ट का केस ही पहले कर लेते हैं। एक्सपोर्ट किया जनाब 6000 येन कर लेते हैं, और करंट स्पॉट रेट है आपकी आसानी के लिए रुपीस का रुपीस फॉर्म में कर लेते हैं, 4 रुपीस पर येन। और यहां पर लिख लेते हैं डिपॉजिट, और यहां पर लिख लेते हैं लैंडिंग। यहां पर लिख लेते हैं फॉरेन, और यहां पर लिख लेते हैं लोकल। फॉरेन डिपॉजिट रेट है सपोज एट 7% और लैंडिंग रेट है सपोज एट 9%। ये तो एक ही लिख दिया, इसको बोरोइंग दिया। डिपॉजिट और लैंडिंग एक ही होता है। और लोकल का डिपॉजिट रेट लिख लेते हैं 11%, और बोरोइंग रेट लिख लेते हैं 13%। ठीक है, वो क्या क्या हमसे फाइंड करवा सकता है? नंबर 1 एक्सपेक्टेड रिसीट, नंबर 2 गेन या लॉस, नंबर 3 इफेक्टिव रेट। ठीक होगी बात? एक्सपोर्ट का केस है तो बताओ, आज फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट करोगे या लोन लोगे? पैसे आज ही ले लो, फॉरेन करेंसी आज ही ले लो। पेमेंट करने हैं तो आज ही पे कर दो, पैसे आने हैं तो आज ही ले लो। और कहां से लेने हैं? बैंक से। बैंक हमें ये पूरे पैसे देगा या प्रेजेंट? टाइम भी लिख लो 3 मंथ, आफ्टर 3 मंथ। तो बैंक हमें ये आज सारे पैसे दे देगा या प्रेजेंट वैल्यू देगा? तो पहला स्टेप प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है फॉरेन करेंसी की। यहां पर मसला आएगा कौन सा रेट लेना है, क्योंकि रेट 2 गिवन है, एक बोरोइंग रेट गिवन है और एक डिपॉजिट। अगर आप बोरो कर रहे हो तो बोरोइंग रेट लो, और अगर डिपॉजिट करवा रहे हो तो डिपॉजिट रेट लो। तो कौन सा रेट लेंगे? बोरोइंग रेट।
और एक बात और, अगर आप ऊपर नाम समझने लगे ना, तो बोरोइंग रेट हमेशा ज्यादा होगा, डिपॉजिट रेट हमेशा कम होगा। बोरोइंग रेट हमेशा ज्यादा होगा और डिपॉजिट रेट हमेशा, क्योंकि डिपॉजिट हमने करवाना है तो हमें कम रेट मिलेगा, बोरोइंग करेंगे तो हमें ज्यादा रेट चार्ज होगा। तो पहला स्टेप, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लें, कितना है 6000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.09 इंटू 3/12। अब ये स्टेप लिखेंगे सही पेपर में, फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी एट फॉरेन बोरोइंग रेट, ये पूरा स्टेप लिखना है। कितना आंसर आ गया? कितना? 5 3 6 5 8 डन। अब इसको कन्वर्ट कर दो, नंबर 2 कन्वर्ट इनटू होम करेंसी एट करंट स्पॉट रेट। कौन सा रेट है? 4 अच्छा, इधर भी वो रेट 2 होते हैं ना, तो वो वही फार्मूला लगना था, क्योंकि ये रिसीट्स है तो कम आंसर आना चाहिए, पेमेंट्स है तो ज्यादा आंसर आना चाहिए, वो ये वही फार्मूला लगा। तो करो जरा कन्वर्ट। हाँ जी, 5868। ये क्या चीज है भला, ये जो अमाउंट पड़ी है ये येन है, हमने इसके रुपीज बनाने, डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई, ऊपर क्या लिखा हुआ है रुपीज पर येन, तो मल्टीप्लाइड बाय 4 ही है ना। कितना आंसर आ गया? 2347। ये आपका फॉरेन करेंसी होम करेंसी में कन्वर्ट होगी, तो बैंक आपको अभी पैसे दे देगा या 3 महीने बाद देगा? तो 3 महीने बाद देगा तो इतना ही देगा। इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर, तो और उसका लिखेंगे क्या, एक्सपेक्टेड रिसीट इज इक्वल टू, फार्मूला आता है ना फ्यूचर वैल्यू का, लिख देता हूं। प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला होता है a ओवर 1 प्लस आर टी, और फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला होता है s इज इक्वल टू या a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस, अगर विद इन ईयर हो तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाना है, अगर ज्यादा साल हूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला, मंथ हूं तो सिंपल इंटरेस्ट, और अगर साल हूं तो कंपाउंडेड, और उसका फार्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, s ओवर 1 प्लस आई की पावर n, और s इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई की पावर n। ये कंपाउंड का होता है और ये सिंपल इंटरेस्ट का होता है। मंथ के लिए हमेशा सिंपल इंटरेस्ट और सालों के लिए हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ जी, तो बताएं इसकी फ्यूचर वैल्यू फिर कर लें फाइंड, डायरेक्ट लिख लूं 23472 इंटू 1 प्लस, हाँ रेट कौन सा इस्तेमाल होगा, आए जरा, कौन सा रेट इस्तेमाल होगा, लोकल होना तो लोकल है ना, अगर पहले बोरोइंग रेट है तो अब डिपॉजिट रेट होगा, और अगर पहले डिपॉजिट है तो अब बोरोइंग होगा, क्योंकि अगर जो बोरो किया था तो फिर अब हम लेंड कर रहे हैं, और अगर पहले लेंडिंग की है तो अब बोरोइंग है। तो कितना रेट लेंगे 11%, 0.11 इंटू 3 बाय, तो बैंक आपको इतने पैसे दे देगा आपकी करेंसी के अंदर। कितनी अमाउंट आ गई कितना 24118, 24,118 रुपए हमें मिल जाएंगे आज ही। ठीक होगी बात। अब आखिरी कहानी, इफेक्टिव रेट, ये तो होगी ना एक्सपेक्टेड रिसीट्स या पेमेंट। नेक्स्ट इफेक्टिव रेट, ये जो आपको 24,118 रुपए मिले हैं, ये कितने येन या येन के बदले मिले हैं, कितना 6,000, टोटल 6,000 येन थे ना, उसके बदले ये हमें पैसे मिले हैं, तो हमारा एक येन कितने का हुआ, फिर डिवाइडेड बाय कितनी अमाउंट है 6,
4.01 रुपीज पर येन। एक बात का ख्याल रखना है हमेशा, आपका आंसर जिस फॉर्मेट में हो ना, ये चीज उसी फॉर्मेट में होनी चाहिए। आपका रुपीज पर येन है ना, तो आप देख लें रुपीज ओवर येन है। जब भी इफेक्टिव रेट फाइंड करना है ना, ये अभी आपको मसला नहीं क्रिएट करेगा। सीए फाइनल के अंदर बच्चों को यही सबसे बड़ा मसला नजर आता, इफेक्टिव रेट ही नहीं फाइंड करना आता। तो कैसे करना है आपने, परेशानी नहीं होनी। ये आपके पास रुपीज है और ये आपके पास येन है, रुपीज ओवर येन आपने लिख दे। और अगर कभी ऐसा होता येन ओवर रुपीज हमारा करेंसी का यूनिट होता, तो ऊपर येन लिखते, नीचे रुपीज लिखते। ठीक होगी बात। अब अगर आपसे वो पूछता है गेन या लॉस, तो फिर वो आपको 3 महीने का करंट स्पॉट रेट देगा, उसको हम कन्वर्ट करते और इस रिसीट्स के साथ कंपेयर करके गेन या लॉस। जब भी वो गेन या लॉस पूछेगा ना, 3 महीने का कन्वर्जन रेट भी बताएगा कि अगर ये ना होता मनी मार्केट है तो हमें कितने पैसे मिलते। ठीक होगी बात। ये सवाल दोबारा, क्योंकि ये सवाल पेपर में आना ही आना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। दूसरा स्टेप कन्वर्ट करना है। बस ये ख्याल रखना है, इन्वेस्टमेंट का केस का कल इन्वेस्टमेंट का केस भी कर लेंगे कल एक सवाल। इन्वेस्टमेंट का केस आएगा तो यहां पर रेट जो को लेना है वो डिपॉजिट रेट लेना है, और अगर लोन का केस आएगा, एक्सपोर्ट का केस आएगा, तो यहाँ बोरोइंग रेट लेना है। तो इसके कुछ क्वेश्चन अपनी बुक से कर लेना, क्योंकि आपकी बुक में सिर्फ एक्सपोर्ट की क्वेश्चन है। 2 सवाल है, एक एग्जांपल और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो ये दोनों सवाल इसके कर लेना, फॉरवर्ड के भी दोनों कर लेना। तो कल मजीद थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे चले जाए।